ऑलराइट। नमस्ते, हमारे साथ हैं डॉक्टर नमन उत्रेजा, जो कि दिल्ली के एक नामचीन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर, इंडिया में रेडिएशन थेरेपी की क्या कॉस्ट है? ओके। सो इंडिया में रेडिएशन थेरेपी जो डिलीवर होता है मैम, वो दो टाइप से होता है। एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, तो जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, जो 3D CRT है, जो पैकेजेस हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं लगभग 1-1.25 लाख से। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है, फॉर एग्जांपल IMRT आया तो 1.8 लैक्स हो गया। फिर उसके बाद IGRT आया तो 2.3, 2.4, 2.5, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। और फिर जब रैपिड आर्क आया तो अबव 3 लैक्स चला गया। ये तो हो गया सब एक्सटर्नल की बात। इंटरनल रेडिएशन का, जैसे मैंने बताया, ब्रेकीथेरेपी का इंडिकेशन पे डिपेंड करता है उसका कॉस्ट क्या है। तो अगर आप बूस्ट कर रहे हैं आफ्टर एक्सटर्नल तो हार्डली 50 to 70,000 रुपीज लगते हैं। अगर आप रेडिकली लिप कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1.5-2 लैक्स लगते हैं। सो ये पेशेंट की पॉकेट को देखते हुए, उसके सिनेरियो को देखते हुए हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी होता है। और एक एज अ क्लिनिशियन आपको जो हेल्प हो सकती है वो करनी भी चाहिए पेशेंट की। सर, जैसे आपने बताया कि अप्रॉक्स कॉस्टिंग गोज अराउंड दिस, तो not everyone can afford this. We यस, are in such a country where we have different डेफिनेटली। classes of people, जी, including middle class as well as lower जी, class, as well as upper class. So जी, not everyone can afford this. So जी। how can we make it affordable? और what are the ways कि जो lower class और middle class लोग हैं वो treatments afford कर सके आसानी से? So as we all are aware, the government of India is coming with so many, policies like Ayushman Bharat, PMJ Bharat. There is something called Jal Board. There is some panel patients of army called ECHS. Then central government health schemes are running. So most of the patients came with some, or other form of either panels or some sort of some board sponsoring them, or some NGOs. And if somebody is not able to cope up with the payment or not affording, then in those cases there are multiple NGOs जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया चल ही रहा है, तो उसके माध्यम से कुछ डोनेशन क्रिएट कर सकते हैं। और डॉक्टर और हॉस्पिटल का भी फर्ज बनता है इसको अफोर्डेबल बनाने का। तो जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है देना चाहिए, देना ताकि चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट से वंचित ना रहे। सर, जैसे हम देखते हैं आजकल पेशेंट्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ज़्यादा हैं, वो लोग गूगल पे कुछ पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, या देयर आर अदर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और देयर आर अदर पीपल अराउंड द कॉर्नर, नेबर्स से या रिलेटिव से, दे गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट रेडिएशन थेरेपी। तो लेट्स बर्स्ट सम मिथ्स अबाउट दैट। सर, पेशेंट्स को ऐसा यूजुअली लगता है या लोगों को ऐसा लगता है कि रेडिएशन थेरेपी जो है वो कीमोथेरेपी के साथ ही देनी चाहिए। इज दैट सो? सो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा, नेसेसरीली नॉट एवरी टाइम। सो इफ यू आर यूजिंग टू मोडेलिटीज एट अ टाइम देन यस। एंड इफ यू आर यूजिंग एज अ सिंगल मोडेलिटी, फॉर एग्जांपल अगर थ्रोट कैंसर है, लैरिंक्स कैंसर है और अर्ली स्टेज है T1, देन देयर इज नो रोल ऑफ कीमोथेरेपी। रेडिएशन अलोन अकेले से ही काम हो जाएगा। बट इट्स अ एडवांस स्टेज, थोड़ा आगे की अवस्था है, बीमारी की स्टेज आगे की है। सो T3 T4 है या नोड पॉजिटिव है, उस केसेस में हमें साथ में कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का एडिशन करना होता है। तो हमेशा नेसेसरी नहीं है कि दोनों चीजें साथ हों, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो हैंड इन। फिर जैसे सर पेशेंट्स मानते हैं कि अगर रेडिएशन थेरेपी लेंगे तो कंपल्सरीली उनको वॉमिट, नौजिया या फिर बाल झड़ना या कमजोरी आ जाना, ये सारे सिम्टम्स कंपल्सरीली फेस होंगे। तो क्या ये सच्चाई है या ऐसा नहीं होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ट्रीटमेंट टाइम तो शॉर्ट हो ही रहा है, साथ में साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हो रहे हैं। सो नोजिया एंड वॉमिटिंग, दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स, बट दे आर नॉट कंपल्सरी साइड इफेक्ट्स कि हर एक को होंगे। सो इसके लिए हम डे 1 से ही कुछ एंटी एसिड्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर स्टार्ट कर देते हैं, जो कि खाली पेट सुबह नाश्ते से पहले और रात के डिनर से भोजन से पहले लेने होते हैं। तो उससे चांसेस ऑफ नोजिया, उबकाई आना, खट्टे डकार का फीलिंग होना या मुंह में अंदर खट्टा पानी आना, वो जो साइड इफेक्ट्स हैं हम उसको मिनिमल कर देते हैं। कहते हैं। सो अगर हम देखें तो मुश्किल से 2 या 3% पेशेंट ही बोलते हैं जिनको एक्चुअल वॉमिटिंग हुआ। हाँ, बट नोजिया वाले जो पेशेंट है वो 10 to 20% होते हैं। सो उसके लिए हम डे 1 से ही अपने प्रिकॉशनरी मेडिसिन देते हैं। फिर सेकंड आपने पूछा हेयर फॉल। सो हेयर फॉल इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पर से। अगर हेयर फॉल होना है, इट हैज टू कम फ्रॉम
ब्रेन रेडिएशन के लिए जब हम दे रहे हैं ट्यूमर्स के लिए तभी होगा। अदरवाइज इफ यू आर ट्रीटिंग, अगर हमारे पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है तो उसमें हेयर फॉल नहीं होगा। सो रेडिएशन बेसिकली, मैं कुछ क्लियर कर दूं आपको, इट्स अ लोकल ट्रीटमेंट। सो जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करेंगे साइड इफेक्ट वहीं आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का लेफ्ट साइड ब्रेस्ट ट्रीट कर रहे हैं तो राइट साइड ब्रेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई मिनिमल इफेक्ट नहीं होगा। जो भी स्किन चेंजेस होने हैं या जो भी थोड़ी स्किन पीलिंग होनी है, रेडनेस होना है, वो लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे हेयर लॉस नहीं होगा। ओके। सर जैसे पेशेंट्स को डर रहता है कि रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद दे विल बिकम रेडियो एक्टिव। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही रेडिएशन आपने रिसीव किया और आप मशीन से उठ के बाहर आए चेंजिंग रूम में, उससे पहले ही रेडिएशन ऑफ हो चुका है। आपके घर में यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग फीमेल है, 5-10 साल के छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वयस्क हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो आपकी रेडिएशन रिसीविंग करने से उनकी हेल्थ पे कोई डिटोरिएशन, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग दिन भर पेशेंट्स के बीच में रहते हैं। देर आर मॉनिटर्स अवेलेबल, हम उनको टीएलडी मॉनिटर्स बोलते हैं, तो उससे हमारी डोज टाइम टू टाइम मॉनिटर होती है। बट फॉर नॉर्मल पब्लिक देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। सर जैसे आपने मेंशन किया कि यूजुअली जो लोग जो पेशेंट्स रेडियोथेरेपी लेते हैं उनके नियर बाय सराउंडिंग्स में जो लोग हैं दे जी वोंट गेट अफेक्टेड बाय रेडियोथेरेपी। जी सो सर जनरली हम देखते हैं द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, उनको ये डर रहता है कि उनके चाइल्ड पे या फर्टिलिटी पे आगे चल के दिक्कत होगा रेडियोथेरेपी का, तो इज दैट ट्रू? सो कैंसर इन प्रेगनेंसी इज ऑल टुगेदर एक अलग विषय है डिस्कशन का। वो डिपेंड करता है कि जो ओरिजिन ऑफ ट्यूमर है वो हमारी नाभि के ऊपर के सेल्स में हुआ है, ऑर्गन्स में हुआ है, या नीचे हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो पॉइंट ऑफ ट्यूमर ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर चीक में कैंसर हो जाता है और वो प्रेगनेंसी में है और वो बहुत अर्ली स्टेज का है, तो उसको हम सर्जिकली या रेडिएशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और कीमोथेरेपी में भी कुछ ऐसे पॉसिबल ड्रग्स आ चुके हैं जिनको मदद से हम प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं होने देते, एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी होता रहता है। बट यदि किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैंसर डिटेक्ट होता है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो यूट्राइन कैंसर हो, चाहे वो मांसपेशियों का सार्कोमा हो, तो उस केस में हम बैठ के एक जॉइंट कमेटी होती है जिसको हम ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स बोलते हैं, उसमें हम मल्टीपल डॉक्टर्स, काउंसलर्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। फिर वहाँ हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि इज इट ओके टू कंटिन्यू विद प्रेगनेंसी, या आपको बीच में थोड़ा इसको अबॉर्ट करके फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू कैन प्लान द प्रेगनेंसी। सर पेशेंट्स को यूजुअली ऐसा भी लगता है कि रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद या कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी एपेटाइट या टेस्ट नहीं रहेगा, जी बट हम ऐसा देखते हैं कि पेशेंट्स इवेंचुअली उससे रिकवर कर जाते हैं। जी। तो इस बारे में आपका क्या गाइडेंस सो है? दीज ऑल साइड इफेक्ट्स आर रिवर्सेबल, ये पूर्णतः दोबारा पहले जैसा हो जाता है। फिर मैं वहीं पे आऊँगा कि अगर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट कर रहे हैं तो मुँह का स्वाद नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ट्रीटमेंट एरिया नीचे है, साइड इफेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऊपर है। किसी का लंग कैंसर ट्रीट कर रहे हैं तो उसका स्वाद नहीं जाएगा। अगर स्वाद जाता है तो जो एसोसिएटेड ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उसकी वजह से जा सकता है। रेडिएशन पर से सिर्फ लोकल साइड इफेक्ट आते हैं जिस जगह पे इलाज कर रहे हैं। राइट। जी सर इंडिविजुअल्स का मानना ये भी होता है कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रेडिएशन थेरेपी साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हुआ है या जी जी उतना माना नहीं जाता है, जी जी या फिर वो ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है जिनके पास वो रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, जी। या फिर जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या कीमोथेरेपी आर बेटर ऑप्शंस रादर रेडियोलॉजी। तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे सारे ट्रीटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट को हमने स्टेज वाइज डिवाइड किया है, एज आई सेड अर्लियर। और इसमें कुछ यूरोपियन गाइडलाइंस, कुछ यूके गाइडलाइंस, कुछ अमेरिकन गाइडलाइंस, या कुछ हमारे टाटा मेमोरियल की गाइडलाइंस या पीजीआई चंडीगढ़ गाइडलाइंस हैं जो कि स्टेज वाइज डिफाइन करती हैं कि इस स्टेज में ये होना चाहिए। तो अगर आप उसका डाटा देखें तो मोर देन 80% ऑफ द डिजीजेस रिक्वायर रेडिएशन थेरेपी।
सो इट्स अ पूर्णतः साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसके बारे में अब कोई भी मिथ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इट्स नॉट डिपेंडेबल, कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये कर दो। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। अदरवाइज। और थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। आज दुनिया भर में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 80% लोगों को इलाज नहीं मिलता क्योंकि इलाज बेहद महंगा है। 50% लोग लोन या कर्ज लेकर अपना इलाज करवाते हैं। बाकी के बचे हुए लोग सरकारी अस्पतालों में अपनी बारी के इंतजार में महीनों बिता देते हैं कि कैंसर का इलाज है, बस वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। कैंसर की इन समस्याओं से निपटने के लिए डॉक्टर्स और समाज सेवियों की एक टीम ने चेकअप कैंसर संस्था की शुरुआत की। हमारा मकसद है समाज के हर तबके से आने वाले लोगों तक कैंसर का सबसे बढ़िया इलाज सस्ते में पहुंचाना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। माता जी, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार तो जब मैं कीमो चढ़ी थी तो मैं बहुत डर गई थी कि दूसरी कीमो की हिम्मत आएगी नहीं आएगी, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी। मगर डॉक्टर बहुत अच्छे मिले मुझे, स्टाफ अच्छा मिला साथ में, फिर भी दामाद बेटे की तरह खड़े रहे, तो उससे मुझे सपोर्ट मिला कि मैं कीमो चढ़ बहुत आसान हुई। अब मैं बेड पर जब जाती हूँ तो मुझे सोचती हूँ मैं कीमो चढ़वाने नहीं आई हूँ, मैं ग्लूकोज की बोतल चढ़वाने आई हूँ। और बेड पर लेटते मैंने बीमारी भूल जाती हूँ, क्योंकि सपोर्ट इतना अच्छा मुझे डॉक्टर स्टाफ का मिलता है, कहीं बीमारी को भूल जाती हूँ और जिससे ग्लूकोज चढ़ रहा मैं आराम से लेट जाती हूँ। चेकअप कैंसर से मेरी मदर का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो 30% रेट में हो गया है, अदरवाइज अदर हॉस्पिटल्स की अपेक्षा। मैं चेकअप कैंसर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसी संस्था का पता लगा जो लोगों का सरकारी रेट पर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और दवाइयां दे रहे हैं। उसका नाम है चेकअप कैंसर। मुझे जब इस साइट का पता लगा और इन लोगों के बारे में पता लगा तो मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि ये लोग जब सरकारी रेट पर लोगों का इलाज करा सकते हैं तो हम तो लोगों को मोटिवेट तो कर ही सकते हैं, लोगों तक ये मैसेज तो दे सकते हैं जो बेचारे कहीं पर भी जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, वो कम से कम इन लोगों से संपर्क कर सकें। तो मैं सब साथियों से अनुरोध करूंगी, आप उन लोगों तक ये मैसेज भी भेजें जो आज कैंसर से पीड़ित हैं या जिन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पर यह बीमारी हो सकती है। हमारे साथ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो कैंसर का इलाज दिल्ली एनसीआर और भारत में कई सेंटर्स में करते हैं, और ये अन्य अस्पतालों की तुलना में 30 से 50% तक सस्ता है। चेकअप कैंसर में आयुष्मान कार्ड से भी फ्री इलाज मुमकिन है। यहाँ कीमोथेरेपी, कैंसर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली सारी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। आपको कैंसर के लक्षण हैं तो आप यहाँ कैंसर से जुड़ी अपनी सारी जांचें जैसे पेट सीटी, बायोप्सी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट और अन्य जांचें भी करवा सकते हैं। आप किसी कारण अस्पताल नहीं आ सकते तो हम आपको घर पर भी कीमोथेरेपी ऑन व्हील्स और कैंसर केयर की उच्चतम सुविधाएं देते हैं। अगर आप या आपके किसी नजदीकी व्यक्ति को कैंसर के इलाज की जरूरत है तो अभी 9540040449 पर कॉल करके परामर्श करें। हमारे डॉक्टर्स कैंसर मरीज को फ्री में देखते हैं। आप 9540040449 पर कॉल करके डॉक्टर से फ्री में दिखवाने के लिए अभी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कैंसर का इलाज मुमकिन है और चेकअप कैंसर संस्था का मकसद है कि हर व्यक्ति तक कैंसर का सर्वश्रेष्ठ इलाज सस्ते में पहुंचाया जा सके।